हेलो एवरीवन, यस तो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार धमाकेदार लेक्चर के साथ। यस तो हम आपके बीच में आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक लेक्चर हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। यस तो चलिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिसेंटली लास्ट टाइम में देखा गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, ये सारी बातें आप लोगों के बीच में हो चुकी थी। लेकिन आज क्या है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरा मतलब है कि वीडियो लंबा ना हो, तो छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको लेक्चर 4 हो सकते हैं, 2 की जगह 4 की जगह 8 हो सकते हैं, लेकिन आपको काफी क्लियर मिलेगा। राइट, यस तो हो जाइए चालू और तैयार। आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर होता है, यानी एक कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कब होगा बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका एक अलग प्रकार का डेरिवेटिव भी मिलता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कार्बन। क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या लिखेंगे? वे सह संयोजी। क्या लिखेंगे? वे सह संयोजी यौगिक जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। क्या लिखेंगे? वे सहसंयोजी यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर है? ओके। दूसरी बात, ये रहा पहली बात। यहां पे हमको समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। कहने का तात्पर्य क्या होगा? कहने का तात्पर्य क्या होगा? यहां पर लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, दैट मीन्स व्युत्पन्न या व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। राइट, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो आपने सुना होगा CH4, ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। राइट, इसके अलावा C2H4, क्लियर, CH3OH अगर हम डेरिवेटिव की बात करें। इसके अलावा C6H12O6, यस, इसके अलावा CH3COOH। राइट, तो यहां पे इसके आज अनंत है, तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो इस प्रकार से कंपाउंडों को, हम इन प्रकार के कंपाउंडों को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ओके। अब यहां पर जो इसमें एलिमेंट मौजूद होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? तो यहां बच्चों एक बात लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या उपस्थित होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित तत्व तो कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, क्लियर, ऑक्सीजन, क्लियर, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा हाइलोजन हो सकते हैं। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को देते हैं, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं से आता है। तो सबसे पहले हम आपको कार्बन के बारे में बताए थे, और कार्बन का जो मेन मतलब होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसके साथ साथ कहीं कहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यदा कदा भी हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? ओके। तो जिन बच्चों को लगता है यहां तक नोट करना तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं।
चलिए चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर सबसे पहले एलिमेंट की बात करें, सबसे पहले एलिमेंट की बात करें, सबसे पहले तत्व की बात करें, तो आपको बताए थे तत्व में क्या होता है, कार्बन, इसके अलावा कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइलोजन एटम हो सकते हैं, हाइलोजन एटम हो सकते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पे इन तत्वों के एलडीएस की बात करें, किसकी बात करें, एलडीएस की बात करें, तो एलडीएस का मतलब क्या होता है, एलडीएस का मतलब होता है लिविस डॉट सिंबल, जिसकी कहानी और कथा हमने बता दिया, ना हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाए, वहां पर लिंक मिलेगा जहां से आप एलडीएस को समझ सकते हैं और वैलेंसी को समझ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो कार्बन का जो एलडीएस होता है ये ऐसे होता है 1 2 3 ऐसे करके होता है, राइट। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर एक डॉट होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। नाइट्रोजन की बात करें बच्चों 1 2 3 4 5, राइट। हाइलोजन की बात करें तो हाइलोजन में क्या, हाइलोजन में आ सकता है बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका एलडीएस क्या होगा, एलडीएस फॉर्मेशन यहां पर 1 डॉट 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, ओके क्लियर है। तो ये एलडीएस का फॉर्मेशन है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैलेंसी की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, आपको सिखा चुके हैं, मैंने आपसे बोला कि आप देख लीजिए वैलेंसी का मतलब होता क्या। तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बोल सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, राइट। तो यहाँ बच्चों वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित कब होगा, युग्मित कब होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एम नाम का कोई तत्व दिया, एलिमेंट दिया, और यहाँ पर इसके साथ कोई और जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे युग्मन, यानी कि बॉन्ड बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई ऐसे दे दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं, एलपी बोलते हैं, लोन पेयर, यानी कि ये क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, ये क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो इसका कहानी यही है कि यहाँ पर जो अनपेयरिंग होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि कहीं किसी से पेयर नहीं बना रहा है, उसी को हम बोलेंगे वैलेंसी। 1 2 3 4, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे 4, राइट। इसकी बात करें तो 1, इसकी बात करें तो क्या हो रहा है 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसकी बात करें 1 2 3, यहाँ पे 3 अयुग्मित है, 1 2 3, यहाँ पे 3 अयुग्मित है, लेकिन 1 अयुग्मित है तो वहां पे 1 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। तो ये रहा एक एलिमेंटों को लेकर के कार्बनिक कंपाउंड में मौजूद जो तत्व है, उन तत्वों का थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा महत्व, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे तब तक हम समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं जान रहे हैं। अगर जान रहे हैं तो बस ये टेम्परेरी जान रहे हैं, लेकिन अगर आप जड़ से जान रहे हैं तो समझिए आप जान ही नहीं रहे हैं, आप सब कुछ सीख करके जान रहे हैं, अनुभव के द्वारा जान रहे हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे एक और बात आता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कार्बन के साथ यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जब ये कार्बन बैलेंस करेगा, जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ कहीं और जुड़ जाएगा, क्लियर है, ओके। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होगा, तो हाइड्रोजन में यहां पर एक बॉन्डिंग बन सकती है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर ये, तो आपको बता दें इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, राइट। आप एलडीएस को देखते रहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देखते रहिए, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3, अगर हम इसकी बात करें, हाइलाइट की बात करें, हाइलोजन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, क्लियर। तो ये रहा सिंपली वे में, ये रहा साधारण तरीके से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
जो मौजूद तत्व हैं उनका नाम, उनका एलडीएस, उनकी वैलेंसी और साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर, राइट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कार्बन के। ये कार्बन के जो विशेषताएं होती हैं वो कहाँ से आती हैं। तो कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक में कुछ हम लेंगे, 3-4 ऑप्शन में लेंगे। यानी सबसे पहले क्या होगा, टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन में चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है। उसके साथ साथ हम उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि कार्बन में जो स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं, यानी कि जो संरचना सूत्र होते हैं, उनका क्या महत्व है। और फिर जस्ट बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार जो कार्बन होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों होता है और कोवैलेंट बॉन्ड का अपना क्या मतलब होता है। कोवैलेंट बॉन्ड अगर किसी और में पाया जाता है तो किस तरह से व्यवहार करता है। यस, तो बच्चों यहां तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस, तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। ये कार्बन अगर तत्व है, ये कार्बन परमाणु है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। और प्रत्येक तत्व के परमाणु की अपना अलग अलग विशेषता होता है। तो यहाँ पर पूरा हम कार्बन के इतिहास की बात कर रहे हैं। अब कार्बन के भीतर घुस करके हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला होता है कार्बन की चतुसंयोजकता, यानी कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या होगा बच्चों, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कार्बन की चतुसंयोजकता क्या होता है, कार्बन की चतुसंयोजकता राइट, ओके। अब जो कार्बन की चतुसंयोजकता होती है उसका क्या मतलब है। तो कार्बन जो होता है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। सो जो कार्बन होगा 6 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, राइट, कुछ ऐसा 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। हर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर वैलेंस सेल जिसका मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल का मतलब होता है आखिरी कक्षा। तो आखिरी कक्षा में जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। वैलेंस सेल में जो कार्बन होते हैं वो 4 होते हैं। यानी पहले सेल में कितना होगा, 2 ठो, और यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये होता है बच्चों वैलेंस सेल। क्या होता है, वैलेंस सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, विचार करिए जरा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली वे में यहाँ पर 2s2 अगर देखा जाए ध्यान से तो 2s2 क्लियर है, 2p पे 2 क्लियर है। ये जो होता है यहाँ पर 2 स्टेट पाई जाती है, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड। अर्थात कह सकते हैं कि जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कार्बन होगा उसमें 2 बॉन्ड्स पाया जाएगा। कितने बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स। और 2 बॉन्ड की वजह से 2 बॉन्ड बना सकता है, जिसके वजह से इसकी जो कोवैलेंसी होगी बच्चों वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वास्तव में ये अवधारणा क्या है, 2 बॉन्ड के हिसाब से कोवैलेंसी 2 होगी, लेकिन ये अवधारणा क्या गलत है। तो यहाँ पर सही अवधारणा क्या है, तो बच्चों आपको बता दें कि कार्बन जो होता है वो एक्साइटेड होता है। कार्बन का जो लास्ट वैलेंस सेल है वो एक्साइटेड होगा। अर्थात यहाँ पर जो s वाला 2 है वो 1 होकर के यह 1 यहाँ पर चला जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन होता है 2s1, दैट मीन्स यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होता है 2p3। क्लियर है, ओके। विचार करें जरा, तो यहाँ पर जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाता है।
सो यहाँ पे 3 अनपेयर यहाँ पर है, 1 अनपेयर यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बॉन्ड। क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड की वजह से यहाँ पर हो जाएगा इनकी कोवैलेंसी जो होगी, इनकी जो कोवैलेंसी जो होगी बच्चों वो कितना होगी, 4 होगी। तो इस हिसाब से स्पष्ट होता है कि कार्बन हमेशा एक्साइटेड में रहता है, जिसकी वजह से उसकी कोवैलेंसी 4 होती है। और यही रीजन है कि कार्बन क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड देता है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे सो यहाँ स्पष्ट है कि किसी भी कार्बन परमाणु के किसी भी कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंधों की 4 अवस्थाएं हो सकती है। विचार करिए जरा, वो 4 अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं। कोवैलेंसी 4 है, यहाँ पर 4 अवस्थाओं की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है, विचार करिए जरा। 4 अवस्थाओं का क्या मतलब है, तो पहली अवस्था का क्या हो सकती है, पहली अवस्था का मतलब क्या है, पहली अवस्था ये है कि कार्बन अगर है तो यहाँ पर चारों सिंगल बॉन्ड हो सकता है। मैंने क्या बोला, एक कार्बन में चारों सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो कार्बन में 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर, या तो कार्बन में 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो कार्बन में बच्चों 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये जो चारों सिस्टम है, ये जो चारों अवधारणाएं हैं, ये जो चारों कॉन्सेप्ट है, एक कार्बन के टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाइड कराती है। अर्थात बोल सकते हैं कि एक कार्बन का टेट्रावैलेंसी जो होता है वो 4 प्रकार के परमाणुओं द्वारा, अन्य 4 प्रकार के परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंधन को ब्यौरा देती है, बताती है। अर्थात बोल सकते हैं कि जो पहली अवस्था है वो है कार्बन परमाणु में क्या 4 एकल बांध हो सकते हैं, सिंगल बांध हो सकते हैं, 4 एकल बंध हो सकते हैं। ये पहली बात है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात क्या है, कार्बन में क्या लिखेंगे, दो सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बॉन्ड, एकल आबंध या एकल बंध, तथा क्या बोलेंगे, एक डबल यानी कि द्विबंध हो सकते हैं। क्लियर है। तीसरी बात क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरी बात क्या लिखेंगे, तीसरी बात लिखेंगे कार्बन में क्या लिखेंगे, 2 द्विआबंध या बंध, द्विआबंध हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ओके। और जो चौथी अवस्था है ये इसको लेके बताया गया, तो क्या लिखेंगे, कार्बन में 1 एकल, 1 सिंगल, राइट, 1 एकल तथा एक त्रिआबंध हो सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो यह एक टेट्रावैलेंसी का मतलब, यह एक कार्बन में चतुसंयोजकता का मतलब। तो यह है आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। आइए थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराते हैं बच्चों। विशेषताएं जो होती है कार्बन को लेकर के वो तमाम प्रकार को हो सकती हैं, जिसमें पहली जो विशेषता है वो है टेट्रावैलेंसी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार कार्बन में जो चतुसंयोजकता होता है उसका क्या मतलब होता है। तो जो कार्बन की चतुसंयोजकता होती है उसका मतलब होता है कि लास्ट सेल में पाए जाने वाले 4 इलेक्ट्रॉनों से कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं से बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर लास्ट सेल में क्या मिलेगा,
लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बच्चों इस 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर करेंगे क्या, तो इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर 3 हो जाए तो एक्साइटेड स्टेबल हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ कमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राउंड ना होकर के अब एक्साइटेड हो रहा है। एक्साइटेड में क्या हो रहा है, एक्साइटेड में यहाँ पर तीन यहाँ पर एक यहाँ पे चारों हाफ फील्ड हो जा रहे हैं। और हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, बड़े इजीली वे में कह सकते हैं कि यह अन्य जुड़ करके, अन्य परमाणु जुड़ करके बॉन्ड बना सकते हैं और इसी प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर बोल सकते हैं कि कार्बन में 4 प्रकार के बॉन्ड बनेगा तो बनेगा, ये एकदम श्योर है, क्योंकि हमेशा कार्बन एक्साइटेड में होता है। अगर एक्साइटेड में नहीं रहेगा तो कोवैलेंसी 2 होगी, बॉन्ड 2 होगा। लेकिन अगर एक्साइटेड है तो कोवैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। और यही क्या है, सत्य है। और इसी सत्य को लेते हुए यहाँ पर बताया गया कि कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंधों की 4 अवस्थाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से, चारों सिंगल, एक डबल, 2 सिंगल, दोनों डबल, या एक सिंगल एक ट्रिपल। क्लियर है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म की बात करते हैं, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। यस, हाइब्रिडाइजेशन। यस, चलिए तो हम देखेंगे कि वास्तव में जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कार्बन का वो क्या होगा। तो यहां पर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक केमिकल बॉन्डिंग के भीतर जो संकरण होता है उसका क्या मतलब होता है और एक कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझा दें। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक असमान ऑर्बिटल से उतनी ही संख्या के जब समान ऑर्बिटल बनते हैं तो इस बनने वाली क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। संकरण बोलते हैं। असमान का मतलब क्या होता है, असमान का मतलब होता है अगर एक ऑर्बिटल यस है तो दूसरा पी हो सकता है, डी हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी। और वह अगर 2 मिला है तो 2 बनाएगा, 3 मिला है तो 3 बनाएगा। तो इस हिसाब से क्या बोलेंगे, असमान मिल करके समान ऑर्बिटल बनाते हैं और जितनी संख्या मिले हो तो उतनी ही संख्या बनाते हैं बच्चों। तो वहां पर होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो आप याद रखिएगा कि जो कार्बन्स होते हैं, कार्बन में 3 प्रकार के संकरण होते हैं या संकरण पाई जाती है। राइट, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण, दूसरा है sp2 संकरण और तीसरा है बच्चों sp संकरण। क्लियर है? ओके, आइए थोड़ा सा इसको समझाते हैं एक लाइन में, क्योंकि इसका बड़ा लेक्चर तो हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बातें करते हैं कार्बन को लेकर के तो यहाँ पर sp3 का मतलब क्या होगा, sp2 का मतलब क्या होगा और साथ ही साथ sp का मतलब क्या होगा। तो sp संकरण में, sp3 संकरण का क्या मतलब होता है। sp3 का मतलब होता है एक s और p3 होना चाहिए, एक s ऑर्बिटल और p3 ऑर्बिटल होना चाहिए। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है और वैलेंसी इसकी 4 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के दौरान आपको बताया गया था, आपको समझाया गया था कि एक्साइटेड पोजीशन में जो कार्बन होता है, जो उसकी वैलेंस होती है, जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। अर्थात यहाँ पर एक कार्बन का जो वैलेंस शेल होगा, वो कुछ ऐसा होगा और प्रत्येक कार्बन किसी अन्य परमाणु से 4 बार जुड़ सकता है, यानी कि 4 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। अर्थात बोल सकते हैं कि जो कार्बन होगा जिसका शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप होता है। क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, कुछ ऐसा शेप होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है? क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। और यहाँ पे जो बंधन के बीच का जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना होता है,
109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अब sp3 का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर हर जगह क्या है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, राइट। अर्थात बोल सकते हैं कि यहां पर 1 2 3 4, यहां पर एक यस p 3 ठो, तो क्या बनाएगा, एक यस जो कि अलग है, p 3 ठो जो कि अलग है, तो कुल कितना होते हैं 4, तो यहां पर 4 sp3 बनाएंगे। अर्थात जब एक s ऑर्बिटल और 3 ठो p ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है 4 sp3 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन 4 sp3 संकरित कक्षक क्या बनते हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक। यानी कि पहले क्या था, एक s ऑर्बिटल्स, फिर क्या था 3 p ऑर्बिटल्स, और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक। यानी कि 4 गो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से। अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है sp3, यहाँ पर भी क्या है sp3, यहाँ पर भी क्या है sp3, यहाँ पर भी क्या है sp3। यानी यह जो कोवैलेंसी है, तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर 4 गो sp3 क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से बच्चों स्पष्ट होता है कि यहाँ पर एक कार्बन के लिए, एक कार्बन में sp3 sp2 और sp प्रकार के हाइब्रिड पाए जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। यस, तो यहाँ पर एक sp3, एक कार्बन के लिए एक sp3 संकरण का मतलब आता है। यस, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि sp2 का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, sp2 संकरण का मतलब क्या होता है। तो sp2 संकरण का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 गो p ऑर्बिटल्स आएगा, तब जा करके बनाएगा क्या बनाएगा, 3 गो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 गो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसे बोल सकते हैं संकरित कक्षक। क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक। ओके, ये बातें क्लियर है। अब इसको समझने के लिए अगर देखा जाए तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, और इसमें बच्चों 3 ठो बनते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि कार्बन है सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक सिग्मा। साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि इसका जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वह 120 होता है, 120 होता है। तो 2 बातें, पहली बात है कि जो sp2 संकरण होते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वो 3 ठो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या लिखेंगे, sp2 संकरण 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, 3 गो सिग्मा बंध बनाते हैं, राइट। दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात ये लिखेंगे कि यहां पे sp2 संकरण का बंधन कोण कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री होता है, राइट। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, कि sp संकरण क्या होगा, यही बात करते हैं। तीसरा, sp संकरण क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कार्बन को लेकर के, sp संकरण को लेकर के, तो sp संकरण का मतलब होता है कि यहां पर एक s ऑर्बिटल आएगा, और यहां पर एक p ऑर्बिटल आएगा, और दोनों मिल करके 2 ठो sp
हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट मीन्स संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे, इस प्रकार से इनको क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात आप लोगों ने तमाम एग्जाम्पल देखा होगा, यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, बीच का एंगल 180 होता है, और यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक sp और एक sp के कारण यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों। सो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि जब कार्बन और किसी अन्य परमाणु के बीच एंगल कितना हो जाए, एंगल हो जाए 180, या बोल सकते हैं जब कार्बन और किसी अन्य परमाणुओं के बीच जिनसे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है उनके बीच अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन के बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sp संकरण में, क्या लिखेंगे, sp संकरण में 2 क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मौजूद होते हैं, राइट। साथ ही साथ क्या लिखेंगे बच्चों, साथ ही साथ लिखेंगे कि जो sp संकरण है, sp संकरण में क्या बंधन कोण, बंधन कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यस, तो ये रहा जी एक कार्बन में संकरण का मतलब, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो नोट डाउन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विच इज स्ट्रक्चरल फार्मूला किसे कहेंगे, नोट करें। यस, तो चलिए अब हम देखते हैं एक जबरदस्त और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका मतलब होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कार्बन को लेकर के, विचार करिए जरा। स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी डायरेक्ट प्रदर्शन करता है। यह दिखाना चाहता है कि एक अणु में जो परमाणुएं होती हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, किस प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे चाहो तो एक लाइन में लिख लेना, और लिखना जरूर, क्या लिखोगे, वह सूत्र, क्या लिखेंगे, वह सूत्र जो किसी यौगिक में या जो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है बच्चों, संरचना सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, संरचना सूत्र कहलाता है, राइट। आइए विचार करिए जरा, एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा फेमस एग्जाम्पल, हमने बोल दिया आपसे CH4 का मतलब क्या होता है। तो CH4 का जो LDS होता है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा दर्शाना, LDS होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम होंगे, और ये कुछ ऐसे इस तरह से व्यवस्था को प्रदर्शित करेंगे, यानी इनके बीच में कुछ ऐसा बॉन्डिंग पाई जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर देता है, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एक गहरा पड़ोसी होता है, यानी कार्बन समझ लीजिए हाइड्रोजन के बिना क्या है, अधूरा है, राइट। इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ पर C2H6 की बात करें, बड़ा फेमस है, इथेन का नाम दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के भीतर कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे पहले आपको 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन आपस में क्या होंगे, अटैक होंगे। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर, एक भी बैलेंस खाली नहीं चाहिए, 1 2 3 4,
इसके साथ 1 2 3 और ये 4, राइट। तो यहां पर कार्बन और कार्बन गणना कर लें, C2H6 कार्बन कार्बन C2H 1 2 3 4 5 6, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH, जिसे हम मेथाइल एल्कोहल का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, मैथिल एल्कोहल। जब आप एल्कोहल का नामकरण करेंगे तो वहां आपको सिखाया जाएगा कि एल्कोहल में कितने तरह से एल्कोहल होते हैं। कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन चिपकेगा और साथ ही साथ O है, तो यहाँ बच्चों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, यानी कि OH यहाँ पे कुछ ऐसा जुड़ जाएगा, राइट। तो इसको बोलेंगे क्या, मेथाइल एल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर रहा जी। कुछ और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, ओके, और यहाँ पे ले लिया COCH3, जिसका फॉर्मेशन होता है एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन, राइट। स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो कार्बन कितना, 1 2, विचार करिए जरा, तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो 1 हेलो 2 हेलो 3, क्लियर हुआ। फिर से कार्बन, तो कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड आएगा, फिर कार्बन, फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन, क्लियर है। तो ये है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे CH3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये है एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्लियर। इसी के साथ साथ बड़ा फेमस होता है मेथाइल एल्कोहल के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बच्चों एथाइल एल्कोहल को लेकर के, C2H5OH को लेकर के, तो ये क्या होता है, तो C2H5 जिसे हम कहते हैं सिंपल वे में या बोल सकते हैं कॉमन नाम के हिसाब से एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल बोलेंगे, राइट। कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 गो, और ये होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको इसकी लंबी चर्चा नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक अणुसूत्र के भीतर जो परमाणुएं होती हैं उनके संरचना केवल बताई जा रही है कि कैसे एक परमाणु अणु के भीतर काम करते हैं, एक परमाणु अणु के भीतर चिपके रहते हैं, राइट। तो कार्बन कितने हैं, 2 ठो, तो पहले 2 ठो कार्बन बना लेना और धाई करके हाइड्रोजन को चिपका लेना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपक गया, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है सर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5, अभी 3 हुआ, 5, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसकी वैलेंसी भी 1 खा ले तो आगे बढ़ेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जुड़ सकता है, या तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यही होता है बच्चों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। क्या होता है, आप जब क्लास 10th में थे तभी आपको बताया जा चुका है कि जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है यह एक एल्कोहल का बहुत बड़ा फॉर्मेशन होता है। विदाउट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि एल्कोहल का नाम ले लें, राइट। इसी के साथ साथ बड़ा फेमस होता है, जैसे हम यूरिया की बात करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, देख लो भैया यूरिया, आप सभी ने सुना होगा यूरिया का मतलब क्या होता है। और ये सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको बनाया था होलर ने 1828 में, जो कि क्या किया था, वर्जिलियस के सिद्धांत के भीतर होल कर दिया था और यूरिया का फॉर्मेशन दिया था NH2CONH2। ये सभी जानते हैं NH2CONH2। स्ट्रक्चरल फार्मूला एकदम सिंपल है, कैसे कंप्लीट होगा विचार करिए जरा। यहाँ पर जो कार्बन है और ऑक्सीजन है इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा और एक वैलेंसी यहाँ पर, एक वैलेंसी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH2 का ग्रुप, यहाँ पर भी NH2 का ग्रुप, राइट। तो इस तरह से कार्बन सेटिस्फाइड होता है बच्चों, ओके। यही बात करते हैं, कुछ और स्ट्रक्चरल फार्मूला वैसे देंगे तो ये खत्म होने वाला तो है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक का तो आज भंडारण है। जैसे हम लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या होगा, पहले फार्मूला की बात करते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड जिसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनेगा, तो कार्बन OOH, ये OH के फॉर्मेशन, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पे कुछ ऐसा। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O4H2। तो इसका जो फॉर्मेशन बनेगा बच्चों क्या बनेगा, C2H वाट, यहाँ पे O पहले दे दे तो O4H2, ऐसे भी हो सकता है। तो यह होता है एक ऑक्सैलिक एसिड का मतलब, राइट। इसके अलावा एक आध स्ट्रक्चर की और बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ईथर हो गया, डाइएथाइल ईथर हो गया। कैसे देंगे, जैसे कि 8 नंबर पे लेते हैं
C2H5O C2H5, राइट, जिसे कहेंगे, ये देख लो, ये ईथर का फॉर्मेट होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, राइट। अगर आप पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आप लगे रहिएगा, जरूर बताएंगे। ये होता है एथिल, ये होता है एथिल। तो जब दो बार आएगा, देख लो, इसका मेन मतलब क्या है, ROR, क्लियर है। ये होता है इसका फॉर्मेशन। कार्बन श्रृंखला, ऑक्सीजन कार्बन श्रृंखला, तो जब एक ऑक्सीजन के साथ दोनों और कार्बन लगे तो इसका नाम क्या देते हैं, ईथर देते हैं। क्लियर है, कॉमन नेम के हिसाब से। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पर कार्बन कितने, 2, तो ऑक्सीजन से पहले कार्बन। चलिए पूरा फैलाते हैं। तो कार्बन यहाँ पे देंगे ऐसे, फिर से कार्बन देंगे और हाइड्रोजन धड़ाधड़ चिपकाते रहेंगे, 1 2 3, राइट। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे चुपचाप हो जाएंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा जरा, ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 ठो लोन पेयर, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ये भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 कंप्लीट है, और ये तो कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे कार्बन, आगे बढ़ेंगे कार्बन, फिर क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, राइट। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ पर एथिल, यहाँ पर एथिल, तो जब 2 बार आई ओके डाई लिखेंगे, आपको पता होगा, तो लिखेंगे डाई एथिल, और ये ईथर को बताता है तो ईथर। क्लियर है, ओके। तो ये रहा एक स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब। यस, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको काफी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यह था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। अब ये लेक्चर कब खत्म होगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तब तक चलेगा जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आने लगा है, राइट। तब तक हम पढ़ाते रहेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी कनेक्टेड विथ DK स्टडी चैनल, राइट। बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।